एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशंस या यूजेज कह दो, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, गॉस थ्योरम कहो चाहे गॉस लॉ कहो। तो सीबीएसई में बच्चों अभी तक तो 3 था, कोरोना का आपको फायदा मिल चुका है, और 3 में से एक जो है अब सिलेबस में नहीं है। वो कौन सा सिलेबस में नहीं है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। तो इसमें बच्चों आपको 2 पढ़ना है। पहला मैं स्टार्ट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long चार्ज्ड कंडक्टर। ये हेडिंग डाल दो, चार्ज्ड कंडक्टर। बहुत बढ़िया डिस्कशन है, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आप जानते हो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों क्या फार्मूला था? 1/4πε0 Q/r²। तो आप समझो कि यू हैव अ लॉन्ग कंडक्टर, एक इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर है, ठीक है, इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और वायर इज पॉजिटिवली चार्ज। जो कंडक्टर है, जो वायर है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और r डिस्टेंस पर बच्चों एक पॉइंट है। अब आपसे पूछा जाए कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, तो आप नहीं बता सकते, बिकॉज आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फार्मूला जानते हैं, 1/4πε/Q/r² जानते हैं, बहुत जानते हैं डाइपोल का जानते हैं, बहुत जानते हैं चार्ज रिंग का जानते हैं, ठीक है। तो इस P पॉइंट पर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फार्मूला हमको मालूम नहीं। तो जब कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो ऐसे केसेस में गॉस लॉ हेल्पफुल होता है, ठीक बच्चों। तो अब बताओ इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P? देखो बच्चों, आप पहले इसका क्वालिटेटिव मीनिंग समझो। आप एक एलिमेंट इमेजिन करो इस O पॉइंट के अबाउट, और उतने डिस्टेंस पर एक अनदर एलिमेंट इमेजिन करो। तो इस एलिमेंट का इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ऐसे आउटवर्ड। ये हो गए बच्चों DE। तो इसका एक कंपोनेंट बच्चों इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। क्लियर? अब आप एक अनदर एलिमेंट इमेजिन करो, ये वाला। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर बच्चों किधर होगा? ऐसे आउटवर्ड होगा DE। तो इसका भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो मतलब बच्चों कॉस वाला कंपोनेंट जो है, देख रहे हैं दोनों एक दिशा में है, और साइन वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे के क्या है जी? अपोजिट है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से जो नेट फील्ड है वो किधर होगी, तो ये वाली फील्ड इसके द्वारा बच्चों क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, और ये दोनों फील्ड जो हैं ऐड हो जाएंगी। क्यों ऐड हो जाएंगी? बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ऐसे अब आप फिर एक एलिमेंट लीजिए, उसके जस्ट उतने डिस्टेंस पर अनदर साइड एक एलिमेंट लीजिए, इन दोनों की भी वही कहानी होगी। इसके साइन वाले परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बच्चों क्या होंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये वाले कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक दिशा में होंगे। तो इससे एक बात निष्कर्ष निकल गया, इस वायर की वजह से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस P पॉइंट से ऐसे रेडियली अवे होगा, ठीक बच्चों? ऐसे अवे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, न किधर होगा, न किधर होगा, न तो इधर होगा, न तो इधर होगा। जब भी इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट विल बी along line OP and outward। क्लियर? तो ये बात बच्चों आपको, हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गई। तो अब लेकिन हम लोग इसका कैलकुलेशन एक एनालिटिकल मेथड से, इसका बच्चों कैलकुलेशन है एनालिटिकल मेथड से। आपको एक न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा सिलेबस को एक्सेलरेट करने के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो
आप ऐसे एक लॉन्ग कंडक्टर इमेजिन करो और P इज द पॉइंट है, और जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है R डिस्टेंस पर। आप एक बार श्योर हो गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो आप बच्चों क्या करो, यू इमेजिन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर इमेजिन करो एज गॉसियन सरफेस। यू इमेजिन अ सिलेंडर एज गॉसियन सरफेस, एक सिलेंडर इमेजिन करो और वह सिलेंडर बच्चों क्या होगा, गॉसियन सरफेस की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करना। मान लो सिलेंडर का लेंथ कितना बच्चों, L है, उसका रेडियस कितना होगा, R होगा। अब आप बताओ मुझे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी होगी, किसकी, चार्ज्ड वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वह कैसे निकलेंगी। एवरीवन नोस, आपने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बच्चों, रेडियली आउटवर्ड है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकल रही हैं, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बच्चों, ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। तो अब आप बताओ इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, along the direction of electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड along the direction of electric field line if it is straight। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो रेडियली, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या है, रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो अब आप बताओ, अभी बदल दे रहा हूं, इस P पॉइंट पर बच्चों क्या होगा, बोलो, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P along दिस डायरेक्शन। अब आप क्या करो, इस हाँ, और बताओ, ये जो कर्व सरफेस है क्या उसको लाइंस क्रॉस कर रही हैं, नो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस वायर से ऐसे निकलेगी, ओनली दे विल क्रॉस कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ये बच्चों क्या हो गया, दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। अभी आप नोट्स जब लिखो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ ये फील्ड लाइंस किसको क्रॉस कर रही है, एनीवन ऑफ यू। फील्ड लाइंस देखो, सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं, 2 सर्कुलर कैप्स होती हैं, यू हैव 2 सर्कुलर कैप्स, और बच्चों एक क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, जैसे ये गिलास आपको दिख रहा है, ये वायर है बच्चों, है ना जी, वायर ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, दिस इज गॉसियन सरफेस, और इस वायर के सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो वायर से फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगे, ग्लास को पार करेंगे, ग्लास के कर्व सरफेस को, है ना जी। तो गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस को बच्चों क्या करेगी, रेडियली नॉर्मली क्रॉस करेंगी, और ये जो कर्व सरफेस है उसके फील्ड लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो एनीवन कैन यू टेल मी फील्ड लाइंस किस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं, बोलो बच्चों, किस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं सिलेंडर के, जो कि गॉसियन सरफेस की तरह है, सर्कुलर, हाँ, कर्व सरफेस को, सर्कुलर पार्ट के बच्चों पैरेलल है। तो अब बच्चों तुम लोग बताओ मुझे, सर्कुलर कैप से, जो सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर कैप्स है ना ऊपर और नीचे, तो सर्कुलर कैप से फ्लक्स की वैल्यू बताओ कितना होगी, एनीवन फटाफट बोलो, 0, क्योंकि उसको कोई लाइंस क्रॉस ही नहीं कर रही है, जब लाइंस बच्चों क्रॉस करती है तभी तो फ्लक्स होता है, और कर्व सरफेस से फ्लक्स होगा। तो अब आपसे पूछा जाए पूरे गॉसियन सरफेस से फ्लक्स किसके बराबर होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। जैसे बच्चों एक परिवार में, एक फैमिली में 3 भाई हैं और 2 भाई पैसे नहीं कमाते हैं, एक जो है जॉब में है, वो अर्न करता है, तो उस फैमिली की टोटल इनकम किसके बराबर होगी, 0 + 0 प्लस इनकम ऑफ अर्निंग मेंबर, है ना जी। तो सर्कुलर कैप्स जो होगा इन दोनों का, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों क्या होगा, 0,
जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ओनली थ्रू कर्व सरफेस होगा। इस पूरे सिलेंडर से आपको फ्लक्स की वैल्यू पूछी जाए तो वह फ्लक्स की वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। क्लियर हुआ? चलिए, और बच्चों बस एक बार थीम बन जाएगी ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप लाइफ में इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। अब आप क्या करो, इस पी पॉइंट पर आप एक एरिया एलिमेंट इमेजिन करो। ये कितना है बच्चों? डीएस। डीएस इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, और एरिया वेक्टर किधर होगा? पी पॉइंट पर इस एलिमेंट का अलोंग दिस डायरेक्शन। ये बच्चों क्या हो जाएगा? डीएस वेक्टर। तो अब आप मुझे बताओ, पी पॉइंट पर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, पी पॉइंट पर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? एनी वन ऑफ यू? हाँ, 0 डिग्री है। गुड गुड। बस आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखिए, लिखिए, कंसीडर अ पॉइंट, कंसीडर अ पॉइंट P at distance R। कितने डिस्टेंस पर है? एट डिस्टेंस R फ्रॉम infinitely long, infinitely long charged conductor, charged conductor। ठीक बच्चों, अब क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है तो वह पी पॉइंट ऊपर है कि नीचे है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर की वैल्यू पर तो डिपेंड करेगा। आर की ये पी पॉइंट बच्चों यहां हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कंसीडर अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर या वायर having linear charge density, having linear charge density, line charge density या linear charge density कितना बच्चों? लैम्डा, है ना जी? ओके, इतनी बात हो गई। हाँ सर, अभी बात करता हूं। ठीक भैया, अब आप लिखिए, और इसी पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब यहां लिखेंगे कंसीडर अ सिलेंडर, कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L and radius R, radius R around around the conductor, around the wire या conductor। ठीक बच्चों, which is as Gaussian surface, जो कि Gaussian surface की तरह है बच्चों, which is as Gaussian surface। क्लियर? ये Gaussian surface की तरह हुआ। ठीक भैया, अब आगे हम बात करते हैं। चलिए, अब आप लिखेंगे एट पॉइंट पी। हाँ, एक चीज और लिख लो, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू सर्कुलर कैप्स आप जीएस का दो चाहे सिलेंडर का दो, सर्कुलर कैप्स ऑफ जीएस। तो देयरफॉर फ्लक्स, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू circular caps will be zero, will be
0, but electric field lines cross normally या pass normally the curved surface. Normally cross normally through the curved surface. क्या बच्चों क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नॉर्मली द कर्व सरफेस. ठीक है, कर्व सरफेस. तो 10 total flux through GS Gaussian surface will be equal to flux through curved surface of GS. GS means cylinder. ठीक है, ठीक बच्चों. अब बोलो, बच्चों बोलो आप लोग. इतनी बात क्लियर हो गई? तो एक बात आपने पूरा क्या कह दिया, पूरा फ्लक्स जो होगा वह गॉसियन सरफेस से किसके बराबर होगा? फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस. मैंने देखो लिखा है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू सर्कुलर कैप्स ऑफ जीएस, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू सर्कुलर कैप्स विल बी 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नॉर्मली द कर्व सरफेस. ठीक है, और 10 total flux through Gaussian surface will be equal to flux through curved surface of GS means cylinder. ठीक है, अब यहां बच्चों लिखो, लिखेंगे द एरिया वेक्टर, यहां लिख देंगे ds वेक्टर एट पॉइंट P पर बच्चों एरिया वेक्टर, द एरिया वेक्टर ds एट पॉइंट P of area element ds makes angle 0 degree with E vector. P पॉइंट पर बच्चों with E vector. ठीक है, तो अब आप बोलो बच्चों, गॉस लॉ से आप बताओ क्या होगा. यहां लिखिए फ्रॉम गॉस लॉ. बोलो बच्चों, वी हैव. बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. गॉस लॉ बच्चों क्या हुआ करता था? सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, ये क्लोज सरफेस के लिए है, इक्वल टू बच्चों कितना हुआ करता था? Q by epsilon naught. Anyone can tell me what is value of Q? What is charge enclosed by Gaussian surface? Anyone? Can you tell me? बोलो बच्चों, ये आपका, हाँ देखो, आपका इनफाइनेटली लॉन्ग वो था, कंडक्टर था. आपने जो गॉसियन सरफेस लिया था, जो सिलेंडर लिया था, उसका हाइट बच्चों कितना था? लेंथ कह सकते हो उसे, हाइट एप्रोप्रिएट होगा, यल था. तो और सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों कितनी थी? लैम्डा थी. तो व्हाट विल बी चार्ज इनक्लोज्ड या व्हाट विल बी चार्ज्ड ऑन द कंडक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेंथ यल? यूनिट लेंथ पर लैम्डा, तो यल लेंथ पर लैम्डा यल. यही बच्चों क्या होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, बिकॉज
सिलेंडर आपने जो सिलेंडर का लेंथ माना था, जो हाइट माना था, वो कितना माना था भैया? एल के बराबर माना था। तो व्हाट विल बी चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस? लैम्डा एल होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, बोलो यार। वेरी वेरी यस यस। अरे एक बार समझ लो ना यार, तो तुम लोग तो टीचर से भी ज्यादा जान जाओगे। एक बार समझने की जरूरत है। जो मैडम आपको एबीसीडी पढ़ाई थी, आज स्टिल एबीसीडी ही पढ़ाती है। आप देखो कितना इंग्लिश जान गए। ठीक है, तो एक टीचर जो है बच्चा किसी चीज को प्रीवियसली जानता रहता है ना, वही चीज जो है अपने बच्चों को बताता है, अपने स्टूडेंट्स को बताता है, और स्टूडेंट उसको क्या करते हैं, और उसमें मटेरियल जो है इंस्टिल करते हैं, है ना जी। ठीक बच्चों, चलो अब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बोलो? अब फिर इन सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस जीरो, ए डॉट भी बच्चों क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, तो कॉस जीरो हो जाएगा। यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर आगे वाले स्टेप में आप बताइए मुझे, क्या मैं लिख दूं? ई बाहर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट गॉसियन सरफेस के जो कर्व सरफेस है वह इक्विडिस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा इसके हर पॉइंट पर क्या होगा? सेम होगा। तो ई आप बाहर करोगे, इंटीग्रेशन यहाँ ds इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने इसको जिक्र कर दिया, लैंग्वेज में कर दिया कि फ्लक्स जो होगा गॉसियन सरफेस से वह सिर्फ कर्व सरफेस से होगा। तो बच्चों ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, किससे फ्लक्स है? थ्रू कर्व सरफेस ओनली। ठीक है, थ्रू कर्व सरफेस ओनली। तो ये जो ds इंटीग्रेशन आएगा वह किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ कर्व सरफेस। बहुत आसान है, एक बार आपको सीखना है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस कितना हो जाए बच्चों? 2 पाई RL क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप बताओ ई कितना आपका हो जाएगा? 1 अपॉन, इसको नीचे ले जाओ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन RL। ठीक है, इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2। चलो फिर मैं यहां बढ़ जाता हूं। पुट Q इक्वल टू लैम्डा एल। सब सहमत हो कि नहीं हो कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्या होगा बच्चों? लैम्डा एल के बराबर होगा। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख देंगे लैम्डा एल, और यहाँ लिख देंगे बच्चों RL। तो AL कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक बहुत बेहतरीन फार्मूला आपको मिल गया, E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। तो जब भी बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, तो इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसकी जगह 9 to 10 पावर 9 आप तपाक से रख देंगे। तो यही बच्चों आपका वर्किंग फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड कंडक्टर एट पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस R। ठीक है बच्चों, तो आप देख लो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। पॉइंट चार्ज में बच्चों E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हुआ करता था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब हुआ करता था। तो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क। इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी, आप रिकॉर्डिंग्स को भी देख सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, और आपको बच्चों जो डाउट्स रहे वो हमसे इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हो। नाउ सेकंड, हाँ बोलो बोलो। और अच्छा 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 अच्छा, नोट कर लो भाई। यही है जी वर्किंग फार्मूला, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। तो यू कैन सी बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, और ये चार्ज एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आसान है कि नहीं है? आप एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर लोगे, इस इनफाइनेटली लॉन्ग वायर में का एक यल लेंथ ले लोगे,
उसी यल लेंथ का वायर के अराउंड एक आप सिलेंडर ड्रॉ करोगे जिसका रेडियस बच्चों कितना होगा, आर होगा। आर रेडियस का सिलेंडर लेने से पी पॉइंट कर्व सरफेस पर आ जाएगा और उस वायर से जो फील्ड लाइंस होगी दैट विल बी इमर्ज आउट रेडियली आउटवर्ड। ऐसे बच्चों रेडियली आउटवर्ड जाएगी ऐसे, है ना जी। तो अब इसका जो कर्व सरफेस होगा उसको बच्चों क्या करेगी, क्रॉस करेगी, नॉर्मली क्रॉस करेगी। फील्ड लाइंस क्रॉस नॉर्मली द कर्व सरफेस, फील्ड लाइन पास नॉर्मली थ्रू कर्व सरफेस, ठीक है, वहां थ्रू ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। फील्ड लाइंस क्रॉस या पास नॉर्मली थ्रू कर्व सरफेस, फील्ड लाइन जो है नॉर्मली जो है कर्व सरफेस को पास करती थी, यहाँ आप थ्रू बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नॉर्मली थ्रू द कर्व सरफेस, क्या जी यहाँ थ्रू होगा बच्चों? एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नॉर्मली, बोलो बोलो, एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नॉर्मली, बोलो एनीवन? और कोई बोलो? हाँ, थ्रू कर्व सरफेस, थ्रू कर्व सरफेस। एक्चुअली यार फिजिक्स वाले हैं ना तो लेकिन एक बात है, जहां थोड़ी बहुत गलती होती है मन ब्लिंक करने लगता है। तो ठीक है, चलो बच्चों, अब अनदर डिस्कशन बिफोर यू, बहुत अच्छा डिस्कशन है आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, बाय यूजिंग गॉस लॉ हाउ यू डिराइव या डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन प्लेन चार्ज शीट। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब उसके लेंथ ब्रेथ का कुछ पता आता नहीं है, थिन इनफाइनाइट, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, चार्ज शीट, चार्ज्ड शीट। तो बच्चों एक शीट है और उस शीट कैसी है, प्लेन है, उस पर चार्ज है, वह इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है बच्चों। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसमें या उसमें कोई न कोई आएगा ही आएगा। पहले 3 हुआ करते थे, अब 2 हैं, आना ही आना है। तो आप क्या करो, है ना जी, यू कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट जो कि प्लेन है, और उसकी बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके पर यूनिट एरिया के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज है दैट इज सिग्मा। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे कलर बदलना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए, रेड कलर कर दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप समझते चलना, मैं बच्चों का नाम नहीं ले पा रहा हूं यहाँ, और कोई दिक्कत होगी तो आप तुरंत मुझे टोक देना, ठीक है। अब इससे बच्चा एक पॉइंट आप पी ले लो, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट पी ले लिया, तो यू कंसीडर अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर इस सीट से, और इस पी पॉइंट पर बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, ओबीएस है, आर पॉइंट है, अभी मैं डायग्राम में इसको, ओबीएस है, अभी मैं लिखा दूंगा नोट्स में इसको। अब आप क्या करोगे कि अब हमको तो भाई कोई फार्मूला तो मालूम नहीं है, तो हमको गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो कैसा गॉसियन सरफेस, आप एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। और गॉसियन सरफेस बच्चों क्या होता है, चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग के अबाउट क्या होता है क्या, सिमेट्रिकल होता है। तो जितना इधर है बच्चों उतना ही उधर होगा, ठीक है। इसको बल्कि आप ऐसे कर दो, फटाफट करो, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये वाला मेथड, ठीक है, ये वाला मेथड थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम टेकिंग होता है।
ठीक बच्चों, अब देखो आप, बहुत बढ़िया डिस्कशन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब इधर भी, एक सिलेंडर बच्चों हमको इधर भी इमेजिन करना है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने इधर साइड डॉटेड क्यों बनाया, उधर सॉलिड क्यों बनाया था। ठीक है, आपको सिमेट्रिकल एक सिलेंडर एज गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है। और बच्चा इस सिलेंडर की जो एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, वो कितनी है, ए इज द एरिया क्रॉस सेक्शन। और ये बच्चों क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। तो अब आप मुझे बताएं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बहुत आसान है, कोई घबराने और पैनिक होने की जरूरत इस नहीं है कि आपसे क्या नहीं होगा, आपसे सब कुछ होगा। तो ये बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकल रही, और वह इक्वली स्पेस्ड बनाना है ना जी, इक्वली स्पेस्ड आप ऐसे लाइंस बना दो। ठीक, एक बार मैं थोड़ा सा मिटा दूं यार। ठीक है, मैं थोड़ा सा और अच्छा बनाने का प्रयास करता हूं। इक्वली स्पेस्ड बनाना बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों कैसे होगी, ऐसे होगी। अच्छा ये बताओ, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी निकलेंगी ऐसे, बोलो भैया, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, बताइए यार आप लोग, बोलो भैया। हाँ गुड। देखिए जैसा कि आपको डायग्राम में मैं दिख रहा हूँ, तो ये सपोज यू हैव अ बुक, इसको एक शीट मान लो बच्चों। आपने जो सिलेंडर इमेजिन किया है वो सिलेंडर किधर है, आधा इधर है और आधा इधर को। मैं इसका जो पानी में पी लेता हूं तो मैं बताता हूं। ठीक है, देखो यू हैव दिस ग्लास, तो इसको गॉसियन सरफेस मान लो। तो आधा सिलेंडर आप इधर ड्रॉ करोगे और आधा इधर ड्रॉ करोगे। ठीक है, और ये शीट जो है ऐसे लेटी नहीं हुई है, ऐसे वर्टिकल शीट है। तो आपने एक सिलेंडर, माने एक ही सिलेंडर है, उसका आधा पोर्शन बच्चों इधर है और आधा इधर है। तो अब आप जरा मुझे बताइए, व्हाट विल बी द एरिया इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ए एरिया, माने कि शीट का कितनी एरिया इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ए एरिया, दिस मच एरिया, ये वाली एरिया। बोलो बच्चों, अरे भाई आप इस गिलास को आप इधर मान लो तो कितनी एरिया इनक्लोज करेगा, वही अपने क्रॉस सेक्शन के बराबर, इतना इधर और इतना ही इधर ऐसे। ठीक है, तो एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, anyone can you tell me what will be charge enclosed by Gaussian surface? हाँ, सिग्मा इनटू एरिया, बहुत सुंदर, ए इज द एरिया क्रॉस सेक्शन है। अच्छा, और बच्चा इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब इस पी पॉइंट पर आप एक एरिया एलिमेंट इमेजिन करो, है ना, यू इमेजिन एरिया एलिमेंट डीएस, एक एरिया एलिमेंट डीएस इमेजिन करो, और डीएस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। बोलो सर डीएस वेक्टर डायरेक्शन इधर क्यों हुई, मैंने आपको बताया कि एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू सरफेस होता है। तो आपने जो इस कर्व सरफेस पर, एक कर्व सरफेस है बच्चों ना, आपने यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन क्या लिया, डीएस लिया। तो डीएस वेक्टर ईपी पॉइंट पर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये क्या है बच्चों, एक ही डायरेक्शन में है, गॉसियन सरफेस है। ठीक बच्चों, इस पी पॉइंट पर डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो अब बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह क्या सर्कुलर कैप से होगा। देख लो ये ग्लास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों इस सर्कुलर कैप को क्रॉस कर रही हैं, और इस कर्व सरफेस को ऐसे क्रॉस नहीं कर रही हैं। कर्व सरफेस के क्या है जी, पैरेलल है।
तो ये जो फील्ड लाइंस हैं, दीज आर पैरेलल टू कर्व सरफेस, ऐसे क्रॉस नहीं कर रही हैं। किसको क्रॉस कर रही हैं जी? कर्व सर्कुलर कैप्स को क्रॉस कर रही हैं नॉर्मली। तो दीज लाइंस पास नॉर्मली थ्रू सर्कुलर कैप्स। सर्कुलर कैप्स को बच्चा नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं एंड आर पैरेलल टू कर्व सरफेस। तो जब इस कर्व सरफेस को, ऐसे तो लाइंस जा नहीं रही बच्चों, ऐसे जा नहीं रही लाइंस, तो इसके पैरेलल है। तो इस कर्व सरफेस से बच्चों जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? डेफिनेटली 0 होगी। तो आपसे पूछा जाए इस पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितना होगी, किस किन किन सरफेसेस से होगी? एनीवन कैन यू टेल मी? हाँ, सर्कुलर कैप से बच्चों, जितना इस सर्कुलर कैप से उतना ही इस सर्कुलर कैप से, क्योंकि एक सिलेंडर में 3 सरफेसेस होते हैं, 2 सर्कुलर कैप्स और एक कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, उससे फ्लक्स बच्चों क्या होगी? 0 होगी। चलो अब पूरा डिस्कशन हम लोग नोट्स बनाते हैं। सब क्लियर हो गया आपको? लिखिए, है ना, कंसीडर या लेट P be the point, डॉटेड मतलब ये उस साइड है, ये यहां तक आप ऐसे कर, ये उस साइड था। ठीक है, एक ही सिलेंडर है बच्चों, समझ मारे कि नहीं बात? सिलेंडर सिंगल है, आधा पोर्शन इधर है, आधा उस साइड है। ठीक है, तो इसको भी सॉलिड बना सकते हैं। ये जो अंदर है उसको मैंने डॉटेड बना दिए, ये वाला पोर्शन, ये देखो, ये डॉटेड रहने देना, बोलो, ये वाला पोर्शन। हाँ ठीक है। तो लेट P be the point at distance R obvious है बच्चों, इस P point पर we are going to determine electric field. P be the point at distance R from infinite from thin infinite plane sheet having surface charge density sigma। ठीक बच्चों, तो लिखिए, we draw a cylinder of CSA, cross sectional area A, about sheet in such a way that P lies at its circular cap. We draw a cylinder as GS, as Gaussian surface. We draw a cylinder as Gaussian surface of cross-sectional area A about the sheet in such a way that P lies at its circular caps. P उसके सर्कुलर कैप्स पर पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो अब बताओ, फिर आगे डिस्क्रिप्शन लिखो। लिखेंगे EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are parallel to curved surface of सिलेंडर के कर्व सरफेस के बच्चों क्या पैरेलल है, एंड देयरफॉर
देयर सिलेंडर है ना जी, देयर फोर फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस बच्चों फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस बच्चों कितनी हो जाएगी? देयरफॉर फ्लक्स थ्रू, हाँ, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी 0, है ना, बट इलेक्ट्रिक pass across, pass normally through circular caps of GS, circular caps of GS, circular caps, आप पूरा लिख दो ना, सर्कुलर कैप्स ऑफ जीएस, गॉसियन सरफेस के जो सर्कुलर कैप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों कैसे क्रॉस कर रही हैं, पास कर रही हैं? नॉर्मली। तो लिखेंगे 10 टोटल फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थ्रू द गॉसियन सरफेस, थ्रू द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का हो, वो सिलेंडर का हो या जीएस का, गॉसियन सरफेस का हो, द टोटल फ्लक्स थ्रू द जीएस इज इक्वल टू या विल बी इक्वल टू, लिख दो, विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगा बच्चों? इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द, बस जल्दी खत्म कर रहा हूं क्लास, फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर कैप्स, 2 सर्कुलर कैप्स होते हैं बच्चों, बस फटाफट लिख लो, जल्दी क्लास एंड कर दो। तो लिखेंगे, है ना जी, द डीएस वेक्टर हटाओ यार, लिखेंगे एरिया वेक्टर डीएस ऑफ एरिया एलिमेंट किसी कोई दिक्कत हो भैया टोक दिया करो, ऑफ एरिया एलिमेंट डीएस एट पी makes angle 0 degree with E vector के साथ बच्चों कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री एंगल बना रहा है P पॉइंट पर, ठीक है। चलो भैया, तो अब हम लोग सीधे गॉस लॉ अप्लाई कर, बस 1 मिनट रुके रहो तुम लोग बस। अब यहां लिखेंगे बच्चों कि फ्रॉम, अब गॉस लॉ अप्लाई कर दो आप, यू अप्लाई गॉस लॉ, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ कहो चाहे गॉस थ्योरम को, कंफ्यूजन मत आना, वी हैव, सब जानते हो, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds किसके बराबर होगा बच्चों? बोलो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E और ds के बीच एंगल 0 हो गया था, देखो एक ही जैसा है, कोई नया मैं नहीं लिख रहा हूं। तो E ds cos 0 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E बच्चा क्या होगा? सर्कुलर कैप जो है इक्वी डिस्टेंस है सीट से, तो E यूनिफॉर्म होगा, E सरफेस इंटीग्रेशन ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब बच्चे लोग आप बताओ क्या होगा नेक्स्ट में? अब बताओ जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है वो किससे फ्लक्स है? बोलो भैया, दैट इज फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। तो जो इंटीग्रेशन ds है, ये इंटीग्रेशन ds ये किसके बराबर होगा? एरिया कर्व सरफेस के बराबर होगा। तो यहां लिख लो, दिस इंप्लाइज E इनटू एरिया कर्व सरफेस कितना होगा? कौन बताएगा? 2a होगा।
Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां आप जिक्र कर दो सिंस इंटीग्रेशन ds इक्वल टू बच्चा कितना है a प्लस ए इक्वल टू 2a इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस की एरिया है भैया, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ जीएस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ जीएस। सिलेंडर का दो चाहे जीएस का दो। ठीक बच्चों, इसे बना दो, इसे बनाओ इक्वेशन नंबर 1, इसे बनाओ इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी क्यू? एनीवन? व्हाट विल बी क्यू? व्हाट विल बी द एरिया? व्हाट विल बी द चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस? बोलो बच्चों। देखो मैं एक बार रफ वर्क मैं कर दूं। हाँ, ये आपका शीट था और ये आपका सिलेंडर था। ये सिलेंडर दोनों साइड था बच्चों, सिलेंडर दोनों साइड था, सिलेंडर दोनों साइड था भैया, सिलेंडर दोनों साइड था। तो अब कितनी एरिया इनक्लोज करेगा? ये वाला एरिया गॉसियन सरफेस इनक्लोज करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग चार्ज बच्चों कितना हो जाएगा? यह एरिया ए है तो इसके करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना हो जाएगा? Q इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, बिकॉज सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी एरिया ए है, ये भी एरिया ए है। तो क्योंकि सिलेंडर बच्चा एक ही तो है नहीं, सिलेंडर इसमें दो सिलेंडर थोड़ी है, सिलेंडर का आधा पोर्शन ये है और आधा पोर्शन ये है। तो दोनों साइड यदि आप बना दोगे सिलेंडर तो इतना एरिया क्या होगा? दैट विल बी द एरिया इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। इसके करस्पॉन्डिंग चार्ज बच्चों कितना है? सिग्मा है। बस 1 मिनट और बने रहो तुम लोग। तो E इंटू 2a इक्वल सिग्मा की जगह कितना लिख देंगे बच्चों? क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। हियर Q इक्वल टू सिग्मा ए, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो अब बच्चा आपका यह A और A कैंसिल हो जाएगा। तो E आपका कितना आया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज शीट एट पॉइंट P। ठीक बच्चों, एक चीज बहुत बढ़िया दिखने को मिल रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस पर बच्चों नहीं डिपेंड करती है। इससे क्या साबित होता है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू थिन चार्ज शीट इज यूनिफॉर्म। किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ लो। मैं आगे बढ़ूं? साथ साथ लिख लिए हो? बोलो बच्चों। हाँ, कल मैं रिव्यू क्लास चला जाऊंगा, घबराना नहीं तुम लोग। एक स्टार मार्क बना लो आज का अंतिम। इफ शीट इज ऑफ फाइनाइट थिकनेस, सीट की फाइनाइट थिकनेस हो, तो बहुत थिन सीट के लिए था, तो फाइनाइट थिकनेस होगा बच्चों। तो मान लो एक थिक शीट है आपके पास, यू हैव थिक सीट, तो सिग्मा ए चार्ज इधर से और सिग्मा ए चार्ज बच्चों उस साइड से, सिग्मा ए चार्ज इस साइड से और सिग्मा ए चार्ज अनदर साइड से। तो टोटल चार्ज कितना कहलाएगा? 2 सिग्मा है। सपोज यू हैव शीट और ये बच्चा थिन चार्ज शीट होती, जैसे धूप में इसको लेकर के जाओ तो जो हीट यहाँ होगी वही हीट इस पेज पर मानी जाएगी। लेकिन बच्चों इसको ऐसे धूप में ले जाओ, जो धूप यहाँ होगी, जो हीट यहाँ होगी, वह हीट यहाँ नहीं होगी। ठीक है, तो इफ शीट इज ऑफ फाइनाइट थिकनेस और इसमें और इस शीट बच्चों क्या है? चार्ज शीट है। तो सिग्मा ए के बराबर चार्ज इधर और सिग्मा ए चार्ज के बराबर उधर। तो व्हाट विल बी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा बच्चों? बोलो। देन Q कितना हो जाएगा? सिग्मा ए एक साइड से और सिग्मा ए बच्चों फिर अनदर साइड से। ये थिन सीट होती थी, जो पहले साइड में चार्ज है वही दूसरे साइड में भी काउंट होगा। शीट चाहे थिन रहे चाहे थिक रहे, उसके तो 2 साइड्स होंगे ही। लेकिन बेटा फाइनाइट थिकनेस होगा तो सिग्मा ए चार्ज इस सरफेस के लिए और सिग्मा ए चार्ज उस सरफेस के लिए। तो टोटल चार्ज विल बी बच्चों क्या? 2 सिग्मा ए, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अब यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 देख लो आपका ये है, तो क्या हो जाएगा? E इंटू 2a और Q की जगह बच्चों क्या लिख देंगे? 2 सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए बच्चों कैंसिल हो जाएगा
ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एकदम बात पक्की हो गई कि थिक शीट के लिए क्या फॉर्मूला है और थिन शीट के लिए क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये भी है, ये वर्किंग फॉर्मूला है। थिन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और थिक शीट के लिए इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों E डज नॉट डिपेंड अपॉन R, E डज नॉट डिपेंड अपॉन R। डिस्टेंस आप पॉइंट पर बच्चों नहीं डिपेंड करता है, और जब डिस्टेंस आप पॉइंट पर नहीं डिपेंड करेगा तो आपका जवाब होगा यह एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक बच्चों, क्लास का एंड करूं? बोलो, इस नोट कर लिया आप लोग? ठीक बच्चों, तो ठीक है। ओके एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। बहुत लोग चले भी गए हैं, 5-7 लोग। भूख लगी गई होगी। ठीक बच्चों, ओके।